नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के ये सामाजिक अध्ययन का लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब, कहाँ और किसके मध्य हुआ था? तो यद्यपि राजपूताने के अधिकांश भाग पर अकबर का राज्य हो गया था, लेकिन मेवाड़ का बड़ा भाग राणा प्रताप के अधीन था। अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई। 1576 ईस्वी में राणा प्रताप और मुगल सेना का हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध हुआ। राणा प्रताप के जीवन काल में अकबर का संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार न हो सका। सन 1597 ईस्वी में राणा प्रताप की मृत्यु के बाद मुगलों का संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार हो गया। अगला प्रश्न है कि गुजरात और बंगाल विजय से राज्य को क्या लाभ हुआ? गुजरात और बंगाल की विजय से अरब, यूरोप और दक्षिण पूर्वी एशिया से व्यापार होने लगा, जिससे राज्य की आमदनी बढ़ी। अगला प्रश्न है, चांद बीबी कौन थी? तो चांद बीबी अहमदनगर की रानी थी। अगला प्रश्न है कि मनसबदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, वही ऊपर वाला भी यहीं पर। अगला प्रश्न है कि अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाने के लिए क्या क्या किया, अथवा सम्राट अकबर की राजपूत नीति की समीक्षा कीजिए। तो अकबर एक चतुर सम्राट था। वह जानता था कि हिंदुओं के सहयोग के बिना ना तो साम्राज्य का विस्तार हो सकता है और ना ही किसी भी साम्राज्य पर अपना अधिकार बनाए रख सकते हैं। इसके लिए उसने अनेक हिंदुओं को मनसबदार बनाया। उस अकबर ने मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किया। इसमें अधिकांश राजपूत राजा थे, जिनसे अकबर ने वैवाहिक संबंध तथा व्यक्तिगत संबंध स्थापित किए। राजपूतों के लिए उसने अपनी अलग से नीति निर्धारित की। उसने राजपूत राजाओं से दोस्ती कर श्रेष्ठ एवं स्वामी भक्त राजपूतों को अपनी सेवा में ले लिया, जिससे मुगल साम्राज्य काफी दिन तक जीवित रहा। अकबर ने भगवान दास, राजा मानसिंह, बीरबल एवं टोडरमल जैसे राजपूत राजाओं को उच्च मनसब प्रदान किए। अकबर ने आमेर, बीकानेर, जैसलमेर की राजकन्याओं से विवाह किया और इस प्रकार अकबर का एक अस्थायी और शक्तिशाली विस्तृत साम्राज्य की कल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। जिन राजपूतों ने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की, उनके विरुद्ध उसने युद्ध किए। कई राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु मेवाड़ के राजा जो थे राणा प्रताप ने सर झुकने से इनकार कर दिया और जल्दी ही अकबर की सेना और राणा सांगा सामने सन 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के मैदान में हुआ। और अकबर अन्य धर्मों के प्रति उदार था और उसने सर्वमान्य धर्म दीन-ए इलाही की स्थापना की थी। उसने फतेहपुर सीकरी से एक इबादत खाना यानी कि प्रार्थना गृह बनवाया था, जहां वहां सभी धर्मों के लोग के साथ धार्मिक चर्चा करता था। सन 1665 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, जहांगीर कौन था? तो जहांगीर जो था अकबर का पुत्र था। जहांगीर का नाम जन्म 1569 ईस्वी में हुआ था। उसका बचपन का नाम सलीम था। अकबर के नौरतन अब्दुल रहीम खान खाना से सलीम ने तुर्की तथा फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। अकबर की मृत्यु के बाद सलीम का राज्याभिषेक नूरुद्दीन मोहम्मद शाह जहांगीर के नाम से सन 1605 ईस्वी में आगरा में हुआ था। अगला प्रश्न है, नूरजहां कौन थी? तो नूरजहां तेहरान निवासी गयास बेग की पुत्री थी। उनके बचपन का नाम था मेहरुन्निसा और उसका पहला विवाह शेर अफगान नामक एक ईरानी के साथ हुआ था और बुद्धि और सुंदरता के कारण जहांगीर द्वारा उसे नूरजहां की उपाधि दी गई। अगला प्रश्न है, शाहजहां कौन थे? तो शाहजहां जो थे जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां राजगद्दी पे बैठे और उसका सिंहासनारोहण 1628 ईस्वी में आगरा में हुआ था। शासक बनते ही उसने खान जहां लोदी का विद्रोह
और बुंदेलखंड तथा नूरपुर के जमींदार जगत सिंह के विद्रोह का दमन किया। उसने पुर्तगालियों से भी युद्ध कर उन्हें खदेड़ दिया। उसने साम्राज्य को दृढ़ बनाने के लिए उद्देश्य से दक्षिण भारत के अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर पर आक्रमण किए। मराठों के साथ मुगल सेना का संघर्ष हुआ। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने खुर्रम को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? दक्षिण भारत में अहमदनगर पर जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने आक्रमण करके मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया। इस उपलब्धि के कारण ही जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न, सर थॉमसन रो कौन था? तो वह भारत क्यों आया था? तो सर थॉमसन रो इंग्लैंड के सम्राट का राजदूत था। सम्राट ने उसे भारत में व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए भेजा था। उसने जहांगीर से अंग्रेजों के लिए भारत से व्यापार करने की आज्ञा प्राप्त की। अगला प्रश्न है, शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण काल क्यों कहा गया? तो शाहजहां को स्थापत्य कला में विशेष रुचि थी। उसने आगरा में ताजमहल का निर्माण अपनी पत्नी मुमताज महल की स्मृति में करवाया। आगरा में मोती मस्जिद, दिल्ली का लाल किला, उसमें दीन-ए खास और दीन-ए आम और जामा मस्जिद आदि इमारतों का निर्माण कराया। मयूर सिंहासन शाहजहां ने बनवाया था। इसकी संरचना बहुमूल्य रत्नों एवं कोहिनूर हीरे से की गई थी। यह एक सुनहरे रंग का खाट के रूप का था। इसमें मीनाकारी किए हुए 12 खंभे थे और प्रत्येक खंभे पर 2 मयूर थे, जिसके बीच वृक्ष पर हीरा, पन्ना, मोती एवं लाल मयूर आदि से नक्काशी की गई थी। जिसके बाद में सन 1739 ईस्वी में नादिर शाह लूट कर इसे ईरान ले गया। अगला प्रश्न, मुगल शासन के अधीन भारत में स्थापत्य, चित्रकारी, साहित्य एवं संगीत का विकास हुआ। इस दृष्टि से मुगल काल को गुप्त काल के बाद उत्तर भारत का दूसरा स्वर्ण काल कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब का सामान्य परिचय दीजिए। औरंगजेब मुगल सम्राट शाहजहां के तीसरे नंबर का पुत्र था। उसका जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी में दाहोद में हुआ था। औरंगजेब 1658 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। औरंगजेब ने सत्ता संभालते हुए निम्न परिवर्तन किए थे। औरंगजेब ने तड़क भड़क का परित्याग करके सादगी का जीवन अपनाया था और मदिरा, भांग आदि के सार्वजनिक सेवन पर रोक लगा दिया था उसने। और तीसरा नंबर जो है, जन आचरण पर नजर रखने के लिए एवं अनैतिकता को रोकने हेतु महतुसिब नियुक्त किए थे। और दरबार में नृत्य और संगीत पर रोक लगाई, किंतु संगीत को राज्य में प्रतिबंध नहीं किया। और उसके द्वारा जारी किए गए सिक्के पर से कलमा को हटवा दिया और जनता पर लगे लगभग 80 करों को उसने हटा दिया। अगला प्रश्न है, राजपूतों के प्रति औरंगजेब की नीति के विषय में लिखिए। तो औरंगजेब को राजपूतों का भी सामना करना पड़ा। यद्यपि उसे स्वयं राजगद्दी प्राप्त करने में अनेक राजपूत सरदारों का सहयोग प्राप्त हुआ। उसने राजपूत राजा जय सिंह तथा जसवंत सिंह आदि को उच्च पद तथा मनसब प्रदान किए, किंतु मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उस राज्य के उत्तराधिकारी के पद को लेकर औरंगजेब तथा राजपूतों के संबंध खराब हो गए। अतः राजपूत मुगलों के विरुद्ध हो गए, जिनका मुगल साम्राज्य पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। दोस्तों, अभी तक वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य के पतन में किस सीमा तक औरंगजेब उत्तरदायी था? तो मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब भी कुछ सीमा तक उत्तरदायी था और औरंगजेब की धार्मिक नीतियों ने हिंदुओं को शासन का दुश्मन बना दिया। कृषि और व्यापार में अपेक्षाकृत उन्नति नहीं हुई। औरंगजेब का अधिकांश समय दक्षिण भारत के युद्धों में ही व्यतीत हुआ। उत्तर की ओर वह पर्याप्त समय नहीं दे सका। कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ा दी गई थी।
उसके खर्चों के अनुरूप लगान प्राप्त नहीं होता था। अधिक वसूली के प्रयास से असंतोष उभरा और राजनीतिक अस्थिरता भी अमीरों को स्वतंत्र घोषित करने के लिए प्रेरित करती रही और औरंगजेब मराठों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहा। अगला प्रश्न है, मुगलों के पतन के कारण के रूप में आर्थिक संकट का वर्णन कीजिए। तो उस समय धनवान एवं निर्धनों में भेद स्पष्ट रूप से था। यह भेद सामाजिक एकता में बाधक था। इस काल में कृषि, व्यापार, उत्पादन आदि क्षेत्रों में वृद्धि बढ़ती हुई मांग एवं जन आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं थी। कृषि एवं व्यापार के क्षेत्र में यथासंभव उन्नति हो चुकी थी, अब और अधिक संभव नहीं था। मनसबदारी भी अधिकाधिक वसूली करने लगे, इससे असंतोष भड़कने लगा। अगला प्रश्न, औरंगजेब ने मुहतसिब की नियुक्ति क्यों की थी? तो औरंगजेब ने मदिरा, भांग आदि के सार्वजनिक सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया था तथा अनैतिकता को रोकने एवं जन आचरण पर नजर रखने हेतु मुहतसिब नियुक्ति किए थे। और अगला प्रश्न, औरंगजेब की धार्मिक नीति के क्या परिणाम हुए? औरंगजेब ने जाटों, सिखों, उत्तर पश्चिम के पठानों, राजपूतों, मराठों, मेवात तथा नरनौल के सतनामियों से लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। जाटों से संघर्ष 1669 से 1691 ईस्वी तक चला और औरंगजेब के समय तथा मुगलों तथा सिखों में संबंध काफ़ी बिगड़ गए। सिखों की शक्ति बढ़ती जा रही थी। उसे रोकने के लिए पंजाब के मुगल अधिकारियों व सिखों के गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में युद्ध हुआ, जिसमें सिखों की हार हुई। मुस्लिम से ज़कात कर लिया जा रहा था, गैर मुस्लिम से जजिया कर लिया जा रहा था। पुनः वसूली प्रारंभ कर दी गई और औरंगजेब के समय पठान अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील थे। अतः सन 1678 ईस्वी में कूटनीति एवं दमनकारी नीति अपनाकर औरंगजेब ने इसका विद्रोह समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बताइए अथवा मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षा कीजिए। तो औरंगजेब की धार्मिक नीति थी पहला पतन का कारण। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, हिंदुओं को बलात् मुसलमान बनाने का प्रयत्न किया। परिणाम स्वरूप हिंदू उसके विरुद्ध हो गए। उसके शासन काल में बुंदेलों, सिखों, जाटों, मराठों, राजपूतों ने विद्रोह किए और मुगल साम्राज्य को अपार क्षति पहुंचाई। दूसरा कारण यह है कि औरंगजेब की दक्षिणी नीति। औरंगजेब ने लगभग 49 वर्ष तक शासन किया। उसने अपने शासन के 25 वर्ष दक्षिण में लगातार रहने के कारण वह उत्तर भारत की ओर ध्यान न दे सका। परिणाम स्वरूप दरबार षड्यंत्रों का केंद्र बन गया और कुचक्र एक नियम। औरंगजेब को जीवन प्रयत्न मराठा शक्ति का सामना करना पड़ा। अथक प्रयासों के बाद भी वह कभी भी मराठा शक्ति को पूर्णतः दबा नहीं पाया। लगातार युद्धरत रहने के कारण उसका साम्राज्य आर्थिक समस्याओं से घिरा हुआ और प्रशासन छिन्न भिन्न हो गया। ऐसी स्थिति में मुगल साम्राज्य पतन उन्मुख होना अवश्य भावी था। और तीसरा था अयोग्य सम्राट। औरंगजेब के पश्चात जितने भी सम्राट हुए वे अयोग्य थे। वे अपनी आपसी समस्याओं से ही इतने घिरे रहते थे कि अन्यत्र कहीं ध्यान ही नहीं दे पाते थे। उत्तराधिकारी का नियम न होना मुगल सम्राटों के लिए सिरदर्द बना रहता था। चौथा कारण है उत्तराधिकार के नियम का अभाव। उत्तराधिकारी के नियम के अभाव के कारण सम्राट की मृत्यु के पश्चात पुत्रों के मध्य गद्दी पर प्राप्त करने के लिए गृह युद्ध होता था। परस्परी संघर्ष के कारण मुगल साम्राज्य की अत्यधिक क्षति होती रही और मुगल साम्राज्य का पतन उसकी ओर चला गया। और अगला कारण है साम्राज्य की विशालता। तो मुगल सम्राटों ने लगातार मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। औरंगजेब के शासनकाल तक साम्राज्य इतना विशाल हो गया था कि उस पर व्यवस्थित तरीके से शासन करना अत्यंत ही दुष्कर था। औरंगजेब के पश्चात कोई भी मुगल सम्राट इस साम्राज्य की सुरक्षा न कर सका
और अगला ये कारण है मराठों का उत्थान। तो शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति का उत्थान हुआ। इस बढ़ती हुई शक्ति को औरंगजेब अथक प्रयासों के बावजूद भी दबा न सका और मराठे जीवन प्रयत्न औरंगजेब के लिए सिरदर्द बने रहे। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात तो मराठों की शक्ति को दबाना मुगल सम्राटों के लिए असंभव हो गया। और अगला कारण ये है सैयद बंधुओं का उत्थान। तो सैयद बंधुओं के प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण मुगल सम्राट उनके हाथों की कठपुतली बनकर रह गए। इससे मुगल सम्राट के सम्मान को अत्यधिक ठेस पहुंची और उनकी शक्ति क्षीण होने लगी। अगला प्रश्न है नूरजहां मकबरा कोहिनूर शब्दावलियों के शाब्दिक अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो नूरजहां का शाब्दिक अर्थ है नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। जहांगीर ने उनकी सुंदरता के लिए कारण यह उपाधि उन्हें दी थी। और मकबरा का अर्थ है बादशाहों की कब्र के ऊपर बना स्मारक। और कोहिनूर का अर्थ है मयूर सिंहासन में जड़ा हुआ बहुमूल्य हीरा। अगला प्रश्न है मुगल कालीन चित्रकला पर प्रकाश डालिए। तो मुगल कालीन चित्रकला जो थी मुसलमानों के पूर्व चित्रकला बड़े उच्च स्तर पर पहुंच गई थी, परंतु मुगलों के पूर्व के मुसलमान शासक ने इसे कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। मुगलों के समय में चित्रकला का पुनरुत्थान हुआ। बाबर कला प्रेमी था। उसे प्रकृति के रम्य रूपों को देखकर आंतरिक आनंद प्राप्त होता था। हुमायूं भी अपने पिता की भांति कला में रुचि रखता था। वह फारस से मीर सैयद अली तबरेजी और ख्वाजा अब्दुस्समद नामक 2 चित्रकला मर्मज्ञों को अपने साथ भारतवर्ष लाया। इन चित्रकारों ने दास्तान अमीर हमजा के आधार पर चित्र बनाए। ऐसा कहा जाता है कि स्वयं बादशाह हुमायूं एवं उनका पुत्र अकबर चित्रकला की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, परंतु हुमायूं की अकाल मृत्यु हो जाने के कारण यह कार्य पूरा न हो सका। अकबर ने चित्रकला को बड़े प्रोत्साहन दिए और अब्दुल फजल लिखता है कि प्रति सप्ताह श्रेष्ठ चित्रकारों की कृतियां बादशाह के सम्मुख उपस्थित की जाती थी। उन्हें देखकर चित्रकारों को योग्यता अनुसार पारितोषिक देता था, जिसे उसकी धार्मिक सहिष्णुता के परिणाम स्वरूप हिंदू और फारसी दोनों कलाओं की विशेष उन्नति हुई। इस समय से दोनों कलाओं के सम्मिश्रण से एक नवीन भारतीय कला का उद्भव हुआ। अकबर के समय में लगभग 100 चित्रकार अत्यंत उच्च कोटि के थे। ये तथा अन्य छोटे चित्रकार तो असंख्य थे और मुख्य चित्रकारों में अब्दुल समद, मीर सैयद, फारूक बेग, दशावंत, श्यामलदास, ताराचंद, जगन्नाथ के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। जहांगीर जो थे सौंदर्य उपासक तथा उसके एक व्यक्ति गुण तथा देश में व्याप्त सुख शांति से चित्रकला को बड़ा प्रोत्साहन दिया। और बादशाह स्वयं उच्च कोटि का विद्वान था। उसका चित्रकला का अनुभव इतना तीव्र हो गया था कि चित्र को देखकर ही चित्रकार का नाम बता सकते थे। और फारूक बेग, मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद इस काल के महान चित्रकार थे। आका रजा का पुत्र अब्दुल हमजा हसन जो थे उस समय के सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों में गिने जाते थे। उसे बादशाह ने नादिर उमजा की उपाधि दी थी। इसी प्रकार उस्ताद मंसूर भी एक श्रेष्ठ चित्रकार था। इसे नादिर उल असर की उपाधि मिली थी। और यह चित्रकार पक्षियों के चित्र में विशेष योग्यता रखता था। जहांगीर के समय में हिंदू चित्रकारों को राज दरबार में अत्यधिक प्रोत्साहन मिलता था, परंतु फिर भी विश्वनाथ, केशव, मनोहर, माधव और तुलसी की चित्रकला ने पर्याप्त ख्याति प्राप्त की थी। इस काल की चित्रकार कला का मुख्य विषय फिर विश्व प्रकृति सौंदर्य ही था। अगला प्रश्न है मुगल साहित्य के विकास पर प्रकाश डालिए। तो साहित्यिक जीवन जो है मुगल कालीन शासक स्वयं साहित्य एवं कला प्रेमी सम्राट थे। फलतः इसके शासन में साहित्य एवं कला भी अभूतपूर्व उन्नति हुई। मुगल वंश का संस्थापक बाबर स्वयं तुर्की एवं फारसी का बड़ा विद्वान था।
बाबरनामा उसकी प्रसिद्ध रचना थी। मुगल काल में फारसी ग्रंथों की रचनाओं का बहुल्य था। इस काल में अनेक हिंदी एवं संस्कृत के ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। गुलबदन बेगम का हुमायूंनामा, अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा एवं आईन अकबरी आदि इस काल की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। शाहजहां के शासनकाल में साहित्य की पर्याप्त उन्नति हुई। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान एवं कवि पंडित जगन्नाथ शाहजहां के राजकवि थे। इन्होंने रस गंगाधर तथा गंगा लहरी नामक प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी। इसके अतिरिक्त संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस तथा भूषण मतिराम जैसे हिंदी के महान कवियों ने श्रेष्ठ रचनाएं की। निसंदेह इस काल में हिंदी, उर्दू व फारसी भाषाओं का पर्याप्त विकास हुआ एवं उत्कृष्ट साहित्यिक रचनाओं का सृजन हुआ। महाभारत का अनुवाद बदामुनि द्वारा राज्यनामा नाम से किया गया। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।